नमस्कार मित्रों, अमितायुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में मैं डॉक्टर अमरदीप कुमार, मनोचिकित्सक, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारे कोविड पे बनाए गए एपिसोड्स को पसंद किया है और मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इस समय कोविड के दूसरी लहर से जूझ रहे हैं। पूरा देश आज के समय में इसके चपेट में है और हम सबों के करीब करीब सभी लोगों के परिवार में या आपके प्रियजनों में किसी न किसी को इस तरह की कोविड की बीमारी की खबर आपको रोज़ सुनने में आती होगी। स्वाभाविक है, हम सब इसको लेकर काफ़ी डरे हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा ये एपिसोड आपके लिए बनाया गया है। इसमें हम मुख्य रूप से दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात होगी कि आखिर कब तक हम उम्मीद करें कि ये जो लहर अभी चल रही है कोविड की, ये शांत हो जाएगी। इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जो चर्चा होगी हमारे आज के एपिसोड में, वो ये होगी कि कैसे इस लहर जो जब तक चल रही है में हम सब अपने खुद को और अपने परिवारजनों को इससे बचा सकते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। सबसे पहली बात जो हम लोग आज चर्चा में करने जा रहे हैं कि कब तक ये हम लोग सोच सकते हैं कि ये लहर थम जाएगी या थमेगी भी कि नहीं। अक्सर हम लोगों के दिमाग में ये सवाल चलते रहता है। साथियों, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया भर में ऐसा देखा गया है कि जब इस तरह की लहरें आती हैं तो कुछ समय के बाद ये लहरें धीरे धीरे करके हल्की पड़ जाती है और फिर धीरे धीरे करके ये शांत हो जाती है। कहने का मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे कहीं आंधी तूफान आया हुआ है, और तूफान जब आती है साथियों, तो तूफान हमेशा नहीं रहती। उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि एक समय के बाद वो ऊर्जा, उसको लगातार सस्टेन करना नेचर के लिए संभव नहीं होता और वो कुछ समय के बाद वो ऊर्जा स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर आप कोरोना को भी ऐसे ही समझें तो जैसा कि दुनिया भर में देखा गया है, तो हमारे लिए राहत की ये बात है कि संभवतः ये जो अभी कोरोना का जो वेव जिसको लोग कहते हैं, मैं इसको तूफान कहता हूँ, मैं इसको सुनामी कहता हूँ, जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है, ये जो चला हुआ है, इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि ये भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा या नियंत्रण में आ जाएगा। आप ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कैसे संभव है, जिधर देख रहे हैं उधर ही लोगों को कोरोना हो रखा है। साथियों, ये बात समझने की है कि जब आपके या आपके प्रियजन में किसी को भी कोविड पॉजिटिव आता है तो सामान्यतया, जैसा कि मैं अपने पहले के भी एपिसोड में कह चुका हूँ, सामान्यतया ये जो इन्फेक्शन होता है कोविड का, जो वो आपके शरीर में जब घुसता है तो शरीर उसके प्रति एक लड़ाई का रवैया इस्तेमाल करती है, जिसको आप इम्यून सिस्टम कहते हैं। और ये लड़ाई जो है तकरीबन 9-10 दिनों में ख़त्म हो जाती है। मतलब या तो वायरस जीतेगा या आपका शरीर जीतेगा। अच्छी बात क्या है कि ज़्यादातर केसेस में हमारा शरीर विजयी होता है। मतलब आप देखेंगे, अगर अपने अगल बगल के लोगों का आकलन करें तो अगर 10 लोगों को ये बीमारी हुई होगी तो संभवतः 8-9 लोगों को या तो स्वतः ही ठीक हो गया होगा या फिर कुछ हल्की फुल्की दवाई से ठीक हो गया होगा। कितने लोगों को पता भी नहीं चला होगा। कई लोगों ने ये सोचा होगा कि उनको टाइफाइड हो गई, कई लोगों ने सोचा होगा कुछ और हो गया। मतलब ज़्यादातर केसेस में हम लोग देखते हैं कि ये ठीक हो जाती है, और एक दो जो कॉम्प्लिकेट करते हैं उसी की खबर आमतौर पे हम लोग सुनते हैं। होता क्या है, जब आप ठीक हो जाते हो तो उसके बाद क्या बदलाव आता है? जब आप ठीक होते हो तो शरीर स्वतः रूप से इस वायरस के प्रति एंटीबॉडी तैयार करता है। ज़्यादातर लोगों में, अभी तक हमें ये नहीं पता है कि क्या सभी लोगों में एंटीबॉडी बनती है, और विज्ञान अभी तक हमें ये नहीं बता पाया है कि जिनमें ये एंटीबॉडी बनती है वो कितने दिनों तक आपको सुरक्षा दे सकती है।
लेकिन एक बार इन्फेक्शन हो जाने के बाद आपको एक तात्कालिक सुरक्षा कवच मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अब जब स्थिति हमारे सामने है, उसमें जो सरकार के आंकड़े हैं वो कह रही हैं कि कई जगह पे 40%, कई जगह पे 50% लोगों को इन्फेक्शन हो रखा है। लेकिन आप समझ सकते हैं हमारा देश कितना विशाल देश है। यहाँ पे गांव, शहर, कस्बे, झुग्गी झोपड़ी सब चीज़ है, और ज़्यादातर हम लोग जो परिस्थितियों को देखते हैं उसमें हम लोग पाते हैं कि केवल हमारी कुल जनसंख्या का एक छोटा तबका ही जांच के लिए जाना चाहता है या उनको जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। तो अगर ऐसे आंकड़ों को देखा जाए और ज़मीनी वास्तविकता को देखा जाए तो संभवतः ये जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप सोच सकते हैं कि कई कई जगहों पे 60 से 70% आबादी भी संभवतः इसकी चपेट में आ गए। और अगर इस 60 से 70% आबादी में, जनसंख्या में एंटीबॉडी बन जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो वायरस घूम रहा है वो उसी पे अटैक कर रहा है ज़्यादा जिसमें उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना है। तो वायरस के पास घूमने का, वायरस के पास एक से जगह दूसरी जगह जाने का जो स्कोप है वो कमता जाता है। इसलिए जब ये आती है तो एक लहर की तरह आती है। अगर जितनी तेज लहर होती है उतनी जल्दी शांत होने की उम्मीद होती है, क्योंकि अगर उसने अपने चपेट में बहुत सारे लोगों को ले लिया है तो उसके पास स्कोप नहीं बचता है कि और लोगों को अपने चपेट में ले। या कई लोग तो अपने आप को बचा लेंगे, कई लोग को इन्फेक्ट नहीं होता है, तो अलग अलग कारणों से। तो अगर इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस बात की बहुत बहुत संभावना है कि अगले कुछ हफ्तों में, चूँकि हमारा देश काफ़ी विशाल है और हमारी जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह जाती है। भारत कहते हैं गाँवों का देश है, लेकिन मुझे लगता है आप सब जानेंगे भारत मुख्यतः माइग्रेंट्स का देश है। हमारे ज़्यादातर गांव के लोग शहर में आते हैं, शहर के लोग नगर में जाते हैं, नगर के लोग महानगर में जाते हैं, फिर परिस्थितियां भिन्न होती है तो महानगर से नगर, नगर से गांव, इस तरह से जनसंख्या हमारी जो है वो काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती रहती। नतीजा ये होता है कि ये जो लहर है एक समान नहीं रहती। आप एक जगह, एक शहर में आई, कुछ लोग डर के मारे भागे और यहाँ के इन्फेक्शन को ले जाके दूसरी जगह पे ले गए। वो वहाँ गए, वहाँ फिर एक लहर आई। तो एक अलग अलग जगहों पे इस देश में अलग अलग तरह के लहर की संभावना बनी रहती है। लेकिन फिर भी जिस तरह के आंकड़े हम लोग सुनते हैं या आप जहाँ भी हों अगर वहाँ पे सुन रहे होंगे तो संभवतः पूरे देश में आज के तारीख में काफ़ी मात्रा में लोग इस बीमारी से, इस इन्फेक्शन से ग्रसित हुए हैं। ज़्यादातर लोग रिकवर कर रहे हैं और इस बात की ज़्यादा संभावना है कि उनमें एंटीबॉडी बन जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि संभवतः जो वैक्सीन है, जिसकी बात लोग करते हैं कि वैक्सीन आपको सुरक्षा प्रदान करती है, मुख्यतः वैक्सीन क्या है? इसी वायरस का एक हल्का डोज, जिससे कि आपके शरीर को नुकसान ना हो। मतलब वायरस आपके अंदर तो जाए पर आपके शरीर में केवल प्रतिरोधात्मक क्षमता पैदा करे, ना कि शरीर को नुकसान करे। लेकिन जब नेचुरल कोर्स में इन्फेक्शन आती है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना आपको एंटीबॉडी बनाएगा, इसलिए खतरा रहता है। तो जब ज़्यादा मात्रा में लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा तो एक तो वायरस के फैलने का स्कोप नहीं रहेगा, दूसरा टीकाकरण भी साथ साथ चल रहा है और संभवतः ऐसा लग रहा है कि हमारी अलग अलग सरकारें इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीरतापूर्वक इस अभियान को ले रही है। तो संभवतः आप पाएंगे कि अगले कुछ महीनों में टीकाकरण का अभियान भी तेज हो जाएगा और बहुत सारे लोग इतने डरे हुए हैं कि न चाहते हुए भी, या अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन का भी चल रहा है, ये सब के फैक्टर्स के चलते कई मामलों में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो आंधी तूफान मचा हुआ है संभवतः ये अगले कुछ हफ्तों में, अगर आप मुझे एक गेस करने की इजाज़त दें तो मैं कहूँगा कि संभवतः 1 महीने में हम लोग इसके अच्छे रिस्पांस देख पाएंगे। लेकिन साथियों, हमें ये सोचना है कि क्या 1 महीने के बाद ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल नगण्य हो जाएगा? ऐसा नहीं है। चूँकि हमारा देश
बहुत विशाल है। और यहाँ पे जैसा मैं पहले के भी एपिसोड्स में कह चुका हूँ, एक भी केस अगर कहीं रहता है तो उसके फिर से फैलने की पूरी पूरी संभावना होती है। अभी जो एंटीबॉडी आप में बन जाएगा, मेरे में बन जाएगा, या जिनको हुआ उनमें बन जाएगा, हमें ये नहीं पता है कि वो एंटीबॉडी कब तक आपको इससे बचाव देगा। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि एक लहर गई और कुछ दिनों के बाद अचानक से फिर से दूसरी लहर आती है। फर्ज करिए कि किन्हीं को 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद एंटीबॉडी ख़त्म होना शुरू हुआ और हम सबों ने इस बात को बिल्कुल मान लिया कि मुझे वैक्सीन लग गई है, मुझे एक बार कोविड का एक्सपोजर हो गया है, तो मुझे दूसरी बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। जब आप इस गलत फहमी के शिकार होते हैं तो आप जो भी ज़रूरी सावधानी है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, वो धीरे 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 करके आपका ब्रेन भूलता जाता है। क्यों भूलता जाता है? क्योंकि आपके अचेतन मन में इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि ये एक बीमारी है। दोस्तों, बीमारी आप उसी को मानते हो जो आपको दिखता है। यहाँ दुश्मन तो अदृश्य है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। और जब आप बाहर निकलते हैं और लापरवाही, बहुत ज़्यादा लोगों में लापरवाही देखते हैं, तो आपको लगता है कि बाकी लोग जब इतने आराम से रह रहे हैं तो मैं ही बेवकूफ़ों जैसा क्यों मास्क लगा के घूमूं। या कई बार आप मास्क लगाते हैं और आप लोगों के उपहास का पात्र बनते हैं। ये सब व्यवहार जो है हमें फिर इस बीमारी के लिए फिर से एक खतरा देती है। तो साथियों, जो सवाल हमारा है आज की चर्चा का कि ये लहर कब तक चलेगी, ये तो आप मेरे ख्याल से जो मैंने बात बताई है उससे आप समझ पाए होंगे कि ये लहरें कैसे पैदा होती है और कैसे समाप्त हो जाती है। लेकिन सवाल है साथियों कि आखिर कब तक हम इस दंश को झेलते रहेंगे? क्या इसकी कोई वैज्ञानिक प्रमाण है, या क्या पीछे के अपने अनुभव से हम लोग इस बारे में विज्ञान के अनुभव से कुछ बता सकते हैं? साथियों, उदाहरण देना चाहूँगा स्पेनिश फ्लू का, जो संभवतः 1917 में आई थी और वहाँ भी तकरीबन इसी तरीके की स्थिति बनी थी। पहली वेव आई, लोगों को इन्फेक्ट किया, धीरे धीरे लोग लापरवाह हो गए। दूसरी वेव आई जो बहुत ज़्यादा डेडली थी। भारत की भी कहते हैं कि उस समय की तकरीबन 1% आबादी की मौत हो गई थी। कितनी भयावह वह स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। और फिर तीसरी वेव, चौथी वेव, अलग अलग जगहों पे, चूँकि लोगों ने सावधानी नहीं बरती। अंततः क्या हुआ? अंततः जब ये क्या होता है कि जैसा मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये जो वायरस है, आप इसको बंदूक से नहीं मार सकते, आप इसको गोली से नहीं मार सकते। नेचर का पैदा किया हुआ है और ये कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे करके हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से एक सामंजस्य स्थापित कर ले। तो जो स्पेनिश फ्लू के साथ हुआ, धीरे धीरे स्पेनिश फ्लू अपने आप आपके शरीर के साथ अभ्यस्त होते गई, आपका शरीर और उसमें समन्वय बनते गया। आज जो हम लोग कॉमन फ्लू की बात करते हैं, आप देखेंगे साथियों, कॉमन फ्लू में क्या होता है, जब सीजन चेंज होता है तो उसमें भी सर्दी जुकाम, बदन दर्द होता है और फिर एक आदमी को होने से सारे लोगों को हो जाता है। हम में से कोई इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि ये नॉर्मल सर्दी खांसी है, मौसम बदला है, हो जाता है। मौसम बदलने पे क्या होता है, ये जो वायरस है स्पेनिश फ्लू का, जिसको हम लोग कॉमन कोल्ड आजकल कहते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है और इन्फेक्ट करता है। और चूँकि हम निश्चिंत हो गए हैं, विज्ञान ने हमें ये बताया है कि वो जानलेवा नहीं है और हम इस बात को महसूस भी करते हैं। इसलिए स्पेनिश फ्लू आज की तारीख में जिसको हम लोग कॉमन कोल्ड कहते हैं, वही स्पेनिश फ्लू है। वो वायरस मरा नहीं, वो आज भी जीवित है, लेकिन अब वो हमारे साथ सामंजस्य बनाकर चल रहा है। उसी तरह से इस बात की भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जो कोविड है, ये जो नोवल कोरोना वायरस है, ये भी समय के साथ हमारे आपके शरीर के साथ सामंजस्य बना लेगा। लेकिन साथियों, जो खतरे की बात है, ये जो वक्त गुजरेगा, हमें नहीं पता कि ये इसको इंडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक, पैंडेमिक और इंडेमिक। पैंडेमिक मतलब पूरे विश्व को, इंडेमिक मतलब धीरे धीरे करके लोकलाइज्ड कम्युनिटी में वो धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगा। एक और बात जो विज्ञान हमें बताता है कि ये जो वायरस होते हैं वो बहुत कोशिश करते हैं अडेप्ट करने की, वो सर्वाइव करने की, इसलिए उनका जो
चरित्र होता है, उनका जो रूप होता है, वो थोड़ा 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 करके बदलते रहता है। आप सुनेंगे अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में कि अभी का जो वायरस का स्ट्रेन भारत में घूम रहा है, जिस नाम से भी आप जानना चाहें, वो काफ़ी इन्फेक्शियस है। मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में उसके फैलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। आप सोचेंगे कि फिर क्या ये डेडली भी है? ऐसा अभी तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं आया है कि ये जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा जानलेवा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर पहले वाले वेव में जो वायरस मान लीजिए कि 100 लोगों को प्रभावित करता था, और तो अभी वाले में ये संभवतः 10,000 लोगों को प्रभावित कर रहा है। अब स्थिति ये बन गई है कि डेथ पहले भी 2% का ही होता था, लेकिन चूंकि 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं तो डेथ की संख्या जो है सीधे जो है 100 गुनी हो गई है। और कोई भी अस्पताल इस तरह की आपदा से, कोई भी देश का हेल्थ सिस्टम, और ख़ासकर हमारे यहाँ का हेल्थ सिस्टम तो वैसे भी बहुत तरीके से कमज़ोर रहा है बाकी विकसित देशों की तुलना में, तो इसको झेलने के लिए हमारा हेल्थ सिस्टम अभी तक सक्षम नहीं था। प्रयास जारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे वेव कमेगी, जैसे जैसे हमारे रिसोर्सेज मोबिलाइज होंगे, इन चीज़ों में कमी आएगी। तो साथियों, मैंने आपको 2 अच्छी बातें बताई। पहली बात कि जिस बात की बहुत बहुत संभावना है कि अगले कुछ हफ्तों में हमें इस वेव से निजात मिल जाएगी। दूसरी, इस बात की बहुत बहुत संभावना है कि कुछ महीनों, सालों में ये वायरस भी बहुत कम डेडली हो जाएगा और ये हमारे शरीर के साथ, मनुष्य के साथ सामंजस्य बनाकर रहेगा। तो फिर आप पूछेंगे कि जो सारी कवायद है, हाय तौबा मची हुई, क्यों मची हुई? साथियों, ये वायरस जो है न केवल मनुष्यों को मार रहा है सीधे तौर पे, इसके जो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ज़िंदगी थम सी गई है, कल कारखाने बंद होने के कगार पे हैं, लोगों की रोजगार, नौकरी, जीवन यापन की सारी गतिविधि को इसने प्रभावित किया है। और सोचो, इतने बड़े देश में अगर इस तरह की जीवन में रुकावट आए तो इसका कितना ज़्यादा नुकसान पूरे राज्य को, पूरे देश को, हम सबको उठाना पड़ेगा। तो इसके जो कंसिक्वेंसेज हैं, समझो कि आप एक दिन में अगर बैंक का हड़ताल होता है तो कितना अरबों खरबों का नुकसान होता है। यहाँ तो पूरे देश की पहिया इसके चलते रुकी हुई है और काफ़ी अनिश्चितता है। कब रुकेगा, कितनी देर में रुकेगा, कैसे रुकेगा, पता नहीं कब नया स्ट्रेन आ जाए। बहुत तरह की अनिश्चितताएं हैं और जब अनिश्चितताएं आती हैं तो मनुष्य सीधे तरीके से सोच नहीं पाता। तो साथियों, आज जो दूसरा हमारा चर्चा है इस एपिसोड में, वो ये है कि ये जो पीरियड है, जब तक ये वेव नहीं थमता है तब तक इसका सामना कैसे करें। सबसे ज़रूरी तो हमें ये समझना है साथियों, कोई भी आपदा हो, मनुष्य एक बहुत ही सक्षम जीव है। भगवान ने या नेचर ने, प्रकृति ने हमें बनाया है तो हमें बहुत सारी क्षमताएं दी हैं विपरीत परिस्थितियों से लड़ के बाहर निकलने में। और ये संभव कैसे हुआ है? ये संभव हुआ है हमारे वैज्ञानिक दिमाग से। हमारे दिमाग में इतनी वैज्ञानिकता है कि जैसे 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 समय बीतता गया है, हमने बहुत सारी चीज़ों का काट निकाल लिया है, हमने तरीके ढूंढ लिए हैं कि कैसे किससे ओवरकम करना है। लेकिन दिक्कत क्या है कि विज्ञान भी कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात आपकी हर एक समस्या का समाधान कर दे। तो ये जो वक्त है, ये जो कुछ हफ्ते, कुछ महीने आपके बीतेंगे, समझो कि जैसे आंधी तूफान, साइक्लोन उठा हुआ है और जब सुनामी जा रहा है तो वो कितना दायरा में जाएगा। आप अक्सर देखते होंगे कि जब चक्रवात आते हैं तो पहले से आजकल वार्निंग लगी हुई है, जो से विज्ञान ने ऐसा किया है, आपको पता लगा देता है कि समुद्र में अभी इतने किलोमीटर दूर से ये तूफान उठा है और इस एरिया में गिरेगा। आपके टीवी चैनल दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ लैंडफॉल हुआ, अब इसने इतने एरिया को डैमेज किया। तो साइंस ने हमें ये बताया, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पाते कितना नुकसान होगा, किसका नुकसान होगा, ये कह पाना मुश्किल है। उसी तरीके से ये जो कोविड है, अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये कितने लोगों को नुकसान करेगा, लेकिन नुकसान तो करेगा और नुकसान कई स्तर पे करेगा। कई स्तर पे करेगा मतलब ये ना केवल आपको शारीरिक नुकसान करेगा, ना केवल ये आपको आर्थिक नुकसान करेगा, बल्कि ये आपके
मनोविज्ञान को नुकसान करेगा, आपको साइकोलॉजिकली डैमेज करेगा। और साथियों, जैसा कि मैं कह रहा था, मनुष्य के संदर्भ में हमारी जो शक्ति है, हर एक आपदा से लड़ते हैं, जूझते हैं, हम खड़े हो जाते हैं। ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति आती है हमारे सोच से। हमारा ब्रेन, हमारा माइंड यही सबों का काट निकालता है। और साथियों, यकीन मानिए, ये आपदा भी आएगी तो इससे हम लड़ के तभी बाहर आ पाएंगे जब हमारी मनोवृत्ति, हमारी मानसिकता इससे लड़ने में हमें सही दिशा में ले जाएगी। अक्सर क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे कि 1 से 2% जिस तरह से डेथ हो रही है, उसी तरीके से जितने लोगों को भी कोविड होगा, उसमें से हम लोगों का पहले का भी आकलन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉमा। कोविड ने पूरे मनुष्य के अंतःकरण में, चेतन और अचेतन मन में एक तरह का सदमा दिया है। हम लोग तैयार नहीं थे। कई बार जब आप सदमे के लिए तैयार रहते हो तो आपका मन, आपका मस्तिष्क इस बात की तैयारी कर लेता है कि हमें कैसे सामना करना है। आज की जो स्थिति है उसमें हम अचानक से इस तरह के सदमे में आ गए हैं। हमें नहीं पता कल क्या होगा, कैसे होगा। लगभग ऐसी ही स्थिति आज से 4-5 साल पहले आई थी, जब लगातार देश के कई भागों में भूकंप के झटके आते थे। आपको नहीं पता कि कब आएगा, कितना देर आएगा, कितना देर रहेगा, और कभी आया, कभी नहीं आया। आप भाग रहे हो, अंदर आ रहे हो, सोच रहे हो अब नहीं आएगा। अंततः आपने पाया कि कुछ दिनों के बाद वो भूकंप फिर शांत हो गया। और हम लोगों ने देखा कि वो जो भूकंप के झटके आए, उसके जो सिक्विले थे, उसके जो नुकसान थे, मनोवैज्ञानिक नुकसान, वो 4 अब तक हम लोग वैसे केसेस देखते आए हैं जब लोग कहते हैं कि बैठे रहते हैं तो लगता है हिल गए, बैठे रहते हैं लगता है चक्कर आ गया। और जब हम लोग उनसे पूछते हैं कि आपकी इस समस्या की शुरुआत कब हुई, तो वो कहते हैं कि जब वो भूकंप आता था ना, उस समय से, लेकिन हमें कभी नहीं लगा कि ये भूकंप के चलते होगा। अब तो हम लोग जांच करा करा के थक गए हैं, हमें नहीं पता कि क्या होगा। डॉक्टर कहते हैं कि आपका तो सब कुछ ठीक है, आप जानबूझ के कर रहे हो। घर वाले भी डांटते रहते हैं कि तुम्हें कुछ करना धरना नहीं है, तुम बदमाशी करते रहते हो। कहने का मतलब, ये जो ट्रॉमा है, ये जो सदमा है, ये जब आप तैयार नहीं होते हो और जब आप पे अटैक करता है, तो बहुत सारे लोग तो सक्षम होते हैं इससे बाहर निकलने में। लेकिन जो आपकी कुछ जनसंख्या है, अगर 1-2% भी इस तरह के सदमे के लिए तैयार नहीं है और वो उनका ब्रेन, उनका माइंड इससे कोप नहीं कर पा रहा है, तो उनमें विभिन्न तरह के मानसिक लक्षण आने लगते हैं। पर दुख की बात क्या है साथियों, कि जब ये मानसिक लक्षण शरीर के लक्षण में प्रकट होते हैं, जैसे घबराहट, बेचैनी, इस तरह की चीज़ों में, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, तो कोविड का दौर है। हर व्यक्ति डरा हुआ है, उस चेतन मन में भी डरा हुआ है, अचेतन मन में भी डरा हुआ है। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि हर एक चीज़ में घबरा जा रहा है, और घबरा के वो तुरंत भाग रहा है। कोविड टेस्ट कराया तो कोविड टेस्ट में पॉजिटिव भी आया, नहीं भी आया। अब उसे ये नहीं पता कि कल को क्या होगा। उसे लग रहा है कि अब तो हम गए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भी उतने ही डरे हुए हैं। डॉक्टर ने इस बात से सोचने के बजाय सीधे बैटरी ऑफ टेस्ट लिख दी। टेस्ट कराया, टेस्ट में कुछ नहीं आया, फिर बोलेंगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बाद में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। मानो हम पूरी तरीके से डर के साए में जी रहे हैं। शरीर को लेके भी डरे हुए हैं, बाहर की दुनिया को लेके भी डरे हुए हैं, अपने प्रियजनों को भी लेकर डरे हुए हैं। ऐसी स्थितियां सामान्य नहीं हैं, ये बिल्कुल ही असामान्य स्थिति हैं। कई हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिनको अपने नज़दीक के, अपने प्रियजनों के खोने का सदमा अभी भी सता रहा होगा। कई हमारे प्रियजन हैं जो उन्हें ये नहीं पता होगा कि कल के सुबह क्या खराब न्यूज़ लेके आएगा। साथियों, हमारा मस्तिष्क पूरी तरीके से अभी इस सदमे के चपेट में है। इस सदमे से निकलने के उपायों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें ये समझना है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, उन चीज़ों को ज़्यादा अपने मेमोरी में रखता है जो चीज़ें एक्सट्रीम्स में होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे साथियों, अभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और मेरा वीडियो अभी 24-25 मिनट का हो चुका है। आपके लिए बोरिंग स्थिति है, इतना लंबा वीडियो क्यों इतना खींच के बनाते हैं। आप सोचिए, अपने पिछले कुछ दिनों में आप कैसे वीडियो देखना पसंद करते हैं।
आप वैसे वीडियो देखते हैं जहाँ पे लिखा होता है कोविड से निपटने का अचूक इलाज, शर्तिया इलाज। जैसे इस तरह के कैप्शन आते हैं आपका ब्रेन उसको ग्रहण करता है। मतलब आप कोई भी जादुई चीज़ को ग्रहण करना चाहते हैं। आप अगर कोई बोरिंग चीज़ आए, आपको कोई बोले भाई मास्क पहनो, आपके लिए बोरिंग चीज़ है, आप इसको नहीं सुनना चाहते। तो हमारा मस्तिष्क जो है हमेशा वैसी जानकारी ग्रहण करता है जो बिल्कुल ज़्यादा ब्रेन को कुछ नया लगे, कुछ अजीब सा लगे और कुछ तुरंत नुस्खा बना दे। लोगों को लगता है इससे मिल गया नुस्खा, अब शायद हम बच जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। कहने का मतलब साथियों कि अभी जो स्थिति है उसमें जहाँ भी हम नज़र दौड़ाते हैं स्थिति तो खराब है ही, लेकिन आपका ब्रेन जो है ऐसे स्थिति में अक्सर नकारात्मक चीज़ों को ज़्यादा ग्रहण करता है। आप 10 लोगों में को जानते हैं, अगर उसमें से एक की दुर्भाग्यवश कॉम्प्लिकेशंस हुई, डेथ हुई, वो आपके मेमोरी में, वो आपके चेतन अचेतन मन में घूमते रहता है, ना कि 9 लोग जो ठीक हो गए हैं उनका मेमोरी आपको घूमता रहता है। दूसरी चीज़ें साथ ही क्या हो रही है कि जो अभी दुनिया डिजिटल दुनिया हो गई है, प्रिंट दुनिया ख़त्म हो गई। आप ज़्यादा इस्तेमाल मोबाइल का, टेलीविज़न का करते हैं चीज़ों को देखने में, और ये जो मीडिया है, चूँकि उन्हें भी चीज़ों को दिखाना है, उन्हें भी चाहिए वैसे लोग जो उनको लगातार देखें। तो जो चीज़ें आप देखते हो वो आपके मेमोरी में, चेतन अचेतन मन में घुस जाती है, उनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उसी चीज़ को अगर सेम चीज़ को अगर आप अखबार में पढ़ें तो वो निकलना आसान होता है, क्योंकि उसमें भाव उतना नहीं पैदा होता। आप उसको इंटेलेक्ट के लिए पढ़ते हो, लेकिन वही चीज़ अगर आप लाइव देखो, और जो चूँकि सबों का व्यापार है, डर का व्यापार है, सबों को अपनी टीआरपी बढ़ानी है, और हम आप इस टीआरपी के दौर में अगर सच पूछें तो बहुत हद तक विक्टिम है। सच सच पूछें तो हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन का फ्लडिंग हो रहा है, भयावह इन्फॉर्मेशन का फ्लडिंग हो रहा है। और जब आप डरे होते हैं साथियों, तो डर में हमेशा इसका मतलब है कि ब्रेन हमारी 2 मुख्य हिस्से हैं ऐसी स्थिति में, लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन। तो जब आप डर के साए में जी रहे होते हैं, इमोशंस आप पे हावी होता है, और जब भावनात्मक रूप से आप जो हैं पूरी तरीके से जो है घिरे हुए हैं, तो लॉजिक आपका नहीं काम करता। और अक्सर जब भावनात्मक रूप से डरे होते हैं तो आप वैसे डिसीजन लेते हैं, वैसे निर्णय लेते हैं जो आपके लिए अगर बाद में देखें तो आपको लगेगा बेवकूफ़ाना सा था। जैसे बेवजह की जांच करवा लेना, बेवजह के उन चीज़ों को ट्राई करना जो आपको वादा करती हो कि ये शर्तिया इलाज है, या वैसे निर्णय ले लेना जो बहुत ही महंगे साबित हो सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमारी चर्चा का जो हिस्सा था कि इस आपदा में अभी जो सुनामी, अभी जो लहर, अभी जो तूफान आया हुआ है, इसको कैसे आप करें, तो इसके लिए हमें ये देखना है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले खुद को सुरक्षित रखें। आपदा है, कुछ दिन में चली जाएगी। दूसरी बात, अपने मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखें। कहने का मतलब, इन्फॉर्मेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन को अगर आप वैज्ञानिक तरीके से देखना चाहेंगे तो उसके दोनों पहलुओं को देखें, ना केवल आप भावनात्मक रूप से जुड़ के नहीं देखें। तो अगर आप इसकी आदत डालेंगे तो आप में वैज्ञानिक प्रवृत्ति डेवलप होगी। अगर कोई कहता है कि ये अचूक इलाज है, आप नेट पे टाइप करके देंगे कि क्या ऐसा प्रमाणिक है, देखेंगे कि उसके बारे में भी जानकारी मिल गई। साथियों, अगर मुझे अपना कोई प्रोडक्ट बेचना हो तो मैं उसकी ख़राब चीज़ें यूजुअली नहीं बताऊंगा अगर मैं व्यापारी हूँ। अगर मैं वैज्ञानिक हूँ तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। कहने का मतलब, व्यापार की दुनिया है, आपको खुद को बचाना है। अगर कोई केवल अच्छी बात बता रहा है अपने बारे में तो आप कोशिश करें कि उसकी बुरी बात भी जानने की। ऐसा संभव नहीं है कि कोई भी चीज़, चाहे व्यक्ति हो या सामान हो या कुछ हो, उसमें केवल खूबियाँ भी हों। केवल खूबी होगी तो हम सबको पता होगा। कोई नई चीज़ आती है तो आपके मनोविज्ञान में इस तरह से घुसने की कोशिश करती है ताकि वो जल्दी जल्दी बेच के निकल जाएं। इसलिए साथियों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खुद को इन्फॉर्मेशन के इस तूफान से बचाना है। और दूसरी चीज़, कोई भी बड़ा निर्णय न लें जब तक ये माहौल शांत नहीं होता।
खुद को और अपने परिवार को बचा के रखें, मास्क का नियमित इस्तेमाल करें, यथासंभव सामाजिक दूरी बना के रखें और न्यूज़ से घबराएं नहीं। अभी भी मैं मानता हूँ कि मानव जाति और हम सब अगर नकारात्मक सोच को अपने पे हावी ना होने दें तो हम लोग बहुत ही जल्द फिर उठ खड़े होंगे और हम लोग एक बेहतर समाज के लिए आगे बढ़ेंगे। मेरी गुजारिश ये है कि इस बार का सदमा जो हमें लगा है, जब इससे बाहर निकले तो आप इसे भूलें नहीं, क्योंकि हमें इससे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और सीख के हमें आगे के लिए प्लान करना है और वैज्ञानिक तरीके से प्लान करना है, ताकि हम खुद के लिए और अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। साथियों, आज के एपिसोड से मैं बस इतना ही तक ख़त्म करूँगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके इसे देखें और आप शेयर करें, लाइक करें, जो भी करें। लेकिन अगर बातें आपको पसंद आती है तो अपने स्तर से लोगों को फैलाएं। मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। कोशिश है साथियों, एक छोटा सा इंसान हूँ, जितना अपने अनुभवों के हिसाब से आपसे साझा कर सकता हूँ, आपकी नुकसान को कम करना, आपकी मन स्थिति को अच्छा रखना, क्योंकि यही काम आएगी हर एक समस्या का समाधान करने में। आज के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे और उम्मीद है आपका प्यार हमें वैसे ही मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।